In this lecture, we are going to discuss paragraph writing. जब हम प्रेसिडेंट कॉम्पोजिशन के पेपर की तरफ देखते हैं तो ये पेपर दो हिस्सों में तकसीम होता है। एक हिस्सा है टेक्निक का और दूसरा हिस्सा है ग्रामर का। टेक्निक की जहाँ तक बात है तो हमारे पास प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन और ट्रांसलेशन तीन टेक्निक्स हैं, तीन स्टाइल्स ऑफ राइटिंग है, राइटिंग स्किल्स हैं हमारे पास जो हमें मास्टर करनी होती है। प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन का सवाल जो है वो 25-25 नंबर का होता है और ट्रांसलेशन का सवाल 10 नंबर का होता है, तो ये बने 60 नंबर। फिर जो हमारे पास 20 नंबर है वो ऑब्जेक्टिव के हैं और 20 नंबर वो करेक्शंस या एक्टिव पैसिव या पंक्चुएशन जो कि हमारे सवाल में हमसे पूछे जाती हैं उसके हैं। सो 40 मार्क्स हमारे पास प्योरली ग्रामर के हैं, लैंग्वेज के हैं और 60 मार्क्स हमारे पास टेक्निक के हैं। इससे पहले कि हम प्रेसी को, कॉम्प्रिहेंशन को या ट्रांसलेशन को एज अ स्किल, एज अ टेक्निक लर्न करें, हमें देखना पड़ेगा कि पैराग्राफ क्या होता है। It's not the first time that I'm going to talk about paragraph, and it is not the first time obviously that you are going to look at a paragraph or the way it is being written. लेकिन इस पेपर को आप पैराग्राफ को समझे बगैर कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका पेपर 2 जो होता है वो होता है एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग। अगर आपको रीड करना नहीं आता, अगर आप पैराग्राफ नहीं पढ़ सकते तो आप पैराग्राफ लिख भी नहीं सकते। प्रॉब्लम ये है। सो हमें जिस चीज पे काम करना है इस पॉइंट पर आकर वो है रीडिंग स्किल्स। सो हम पहले जो काम कर चुके हैं वो हमारा ग्रामर का पोर्शन था। हमने देखा कि सेंटेंस कैसे लिखा जाता है, हमने सब्जेक्ट वर्ब को देखा, हमने वर्ब को देखा, टेंस को देखा, मूड्स को देखा, मॉडल्स एंड ऑक्सिलरीज को देखा, हमने देखा सेंटेंस की टाइप क्या होती है, हमने टाइप्स को लर्न किया, हमने ग्रामेटिकल डाइसेक्शन की। अब हम उस पॉइंट पे आए हैं जहां पे हम ये नहीं देख रहे कि सब्जेक्ट और वर्ब क्या है। अब हमने एक टेक्निक को लर्न करना है। अब हम नेक्स्ट लेवल पे गए हैं व्हिच इज ऑल अबाउट पैराग्राफ राइटिंग। तो सेंटेंस हमारा पहला लेवल था और दूसरा लेवल जो है वो पैराग्राफ राइटिंग है। अगर हम इसके बाद थर्ड लेवल पे जाएं तो हम अपनी टेक्निक्स के ऊपर आ जाएंगे जो कि हमारी अब पैराग्राफ राइटिंग में वेरी करती है ना। आपने प्रेसी का पैराग्राफ लिखना है, आपने कॉम्प्रिहेंशन के सवालों के जवाब में शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, ट्रांसलेशन को एज अ पैराग्राफ होल लेना है और इसकी जो पीक होगी वो आपकी एसे राइटिंग है जहां पे आपने 3000 वर्ड्स का एक 30-40 पैराग्राफ का एक प्रॉपर कॉम्पोजिशन लिखनी है, एक प्रॉपर एसे लिखना है। तो वो हाइट ऑफ एक्सप्रेशन होती है। लेकिन फाउंडेशन पहले सेंटेंस थी और अब पैराग्राफ है। सो पैराग्राफ होता क्या है? डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट आइडियाज अबाउट पैराग्राफ। के पैराग्राफ जो है वो एक सफ़े का होता है, पैराग्राफ 10 लाइनों का होता है। सम पीपल से कि पैराग्राफ वो होता है जिसमें ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं। ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं जैसे हाउएवर, बिसाइड्स, देयरफॉर, हेंस, thus. Whenever you ask something, there are multiple answers that you are going to get. At times सारे सवालों के जवाब दुरुस्त होते हैं। At times सारे जवाब जो आपको एक सवाल के बदले में मिलते हैं वो सारे करेक्ट होते हैं और बाज़ बात सारे ही गलत होते हैं। पैराग्राफ टेक्निकली वो होता है कोई ऐसा ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस व्हिच लुक्स लाइक अ पैराग्राफ। जैसे सेंटेंस था ना, तो हमने कहा कि कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप होता है। उसी तरह पैराग्राफ वो होता है जो कि थोड़ी सी स्पेसिंग दी जाती है, उससे शुरू होता है और फिर वो खत्म हो जाता है और अगला पैराग्राफ शुरू होता है। हमारे पास पैराग्राफ की पहली निशानी ये है कि पैराग्राफ लुक्स लाइक अ पैराग्राफ। तो आप जैसे ही अपनी आंख से एक रिटन पीस को देखते हैं, एक राइटिंग को देखते हैं, तो आपको नजर आ जाता है कि ये यहाँ पे ये जो चीज खत्म हो रही है ना, ये पैराग्राफ है। अब पैराग्राफ शुड लुक लाइक अ पैराग्राफ। अगर आपका पैराग्राफ लंबा हो गया है, वो एक सफे से 1.5 सफे पे चला गया है, दैट इज टोटली फाइन। लेकिन राइटिंग के अंदर ये बहुत जरूरी है कि वेरिएशन आए। वेरिएशन ये है कि सारे पैराग्राफ 1.5 सफे के नहीं हो सकते। सो पैराग्राफ की लेंथ जो होती है वो आइडिया के हिसाब से बदल जाती है। ये तो हो गया थोड़ा सा जो हमारी अपनी लेमैन सेंस में हम जिसको समझ रहे होते हैं। अगर हम पैराग्राफ की बात करें तो अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस दैट डेवलप अ सिंगल आइडिया। वो सेंटेंसेस, यानी एक तो हमारे पास एक सेंटेंस था जो कि कंप्लीट आइडिया दे रहा था, बात समझ आ रही थी। अब जब हमारे पास पैराग्राफ है तो पैराग्राफ में हमारे पास है रिलेटेड सेंटेंसेस। वो सेंटेंसेस जो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, जो सेम इशू के बारे में है परहैप्स, और वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं और वो कन्वे क्या करते हैं, डेवलप क्या करते हैं, अ सिंगल आइडिया। तो एक सिंगल आइडिया डेवलप किया जाता है रिलेटेड
कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, उसके बाद पैराग्राफ जो है वो एक फ्रेमवर्क है फॉर ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज इन अ लॉजिकल ऑर्डर। तो हमें एक लॉजिकल ऑर्डर के अंदर अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करना है। पैराग्राफिंग इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर आइडियाज। अगर आप अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप जो लोग अपना डाटा ऑर्गेनाइज नहीं करते वो बात समझा ही नहीं पाते। ठीक है, सो ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की बात करते हुए शहर पहले आ जाए और उसके बाद कैपिटल आए। तो अगर आपने पाकिस्तान की बात करनी है तो पाकिस्तान की बात करने के फौरन बाद आपने शुरू किया कि पाकिस्तान जो है वो इतने एकड़ पे इतने किलोमीटर से मुश्तमिल एक जियोग्राफिकल पीस ऑफ लैंड है, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसका कैपिटल कौन सा है। फिर आप मूव करेंगे कि इसके बड़े शहर कौन से हैं, फिर आप छोटे शहरों पर जाएंगे या इसकी सकाफत की बात करेंगे, या अगर आप बात करेंगे तो आप पहले बताएंगे कि पाकिस्तान जो है उसमें इतने 200 मिलियन लोग जो है वो रहते हैं। फिर आप बताएंगे कि पाकिस्तान के बड़े शहर कौन से और बड़े शहरों की आबादी कितनी है। ये नहीं होगा कि आप पैराग्राफ शुरू करें तो आप कहें कि जी पाकिस्तान जो है वो इतने लोगों की आबादी है और फिर आप कहेंगे जी लेट्स से गिलगित में इतने लोग रहते हैं, और फिर आप एक रैंडम डाटा उठाएं और आप कहेंगे वो काड़ा में इतने लोग रहते हैं। There is always a logical framework। तो ये हो सकता है कि आप कहें कि पाकिस्तान के वो एरियाज जहां पे कम आबादी है, जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कम है, आप उनकी बात कर रहे हो, तो आप कह सकते हैं कि जी हाँ जी गिलगित में इतनी है, फलानी जगह पे इतनी है। आपने एक ऑर्डर ढूंढना होता है। तो आपका ये वो फ्रेमवर्क है जिसमें एक लॉजिकल ऑर्डर होता है। अगर आपके पैराग्राफ में लॉजिकल ऑर्डर नहीं है तो आपके पैराग्राफ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, पैराग्राफ को अगर हम विजुअली देखें तो पैराग्राफ में 5 to 6 सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, और अगर आप सेंटेंसेस, दिस इज नो रूल ऑफ थंब कि मैं आपसे कह रही हूं कि 5 to 6 सेंटेंसेस होते हैं तो आप 5 to 6 सेंटेंसेस ही लिखें। पैराग्राफ एक जुमले का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर पंक्चुएशन स्किल्स कितनी आपकी स्ट्रांग है। इफ यू हैव गुड पंक्चुएशन स्किल्स यू कैन राइट वन लॉन्ग compound complex sentence and that can be used or can be justified as a paragraph। दूसरी बात ये कि ये जनरली अगर हम देखें तो पैराग्राफ जो होता है वो 75 to 100 वर्ड्स का होता है जो आप अपने हाथ से लिख रहे होते हैं। इससे लंबे भी होते हैं पैराग्राफ्स, लेकिन ये आपके जहन में बेसिक आइडिया डेवलप करने के लिए मैंने इसमें लेंथ जो है उसको मेंशन कर दिया है। जब हम पैराग्राफ की बात करते हैं तो पैराग्राफ लिखने के 3 प्रिंसिपल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज यूनिटी, नंबर 2 इज ऑर्डर एंड नंबर 3 इज वैरायटी। सो यू नीड यूनिटी। यूनिटी क्या होती है कि आप पैराग्राफ में जिस चीज की बात कर रहे हैं आप उसी चीज की बात करते हैं। सो अगर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं और आप पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो आप उस पैराग्राफ के अंदर सिर्फ पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात ही करेंगे। ये नहीं होगा कि आप इसमें चले जाएंगे कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात करते करते आप शहरों में चले जाएंगे और आप कहेंगे जी अर्बनाइजेशन बड़ी हो गई है और अर्बनाइजेशन इन एरियाज में ज्यादा हो गई, इन एरियाज में कम हो गई। नहीं, यूनिटी का तकाजा ये है कि आप बात करें तो आप पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें कि भाई इतनी पॉपुलेशन है इन एरियाज में पाई जाती है। अगर आपने वेरिएबल यूज किया है अपने पैराग्राफ के टॉपिक सेंटेंस में कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान की आबादी इतनी है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करती है कि आपके अर्बन यूनिट्स कहाँ हैं, फिर आप ये बात कर सकते हैं। अदरवाइज ये नहीं हो सकता कि आप दो कंट्रास्टिंग आइडियाज जो हैं जिन्हें आपने अपने पैराग्राफ के टॉपिक सेंटेंस में जोड़ा नहीं, उन्हें आप साथ साथ चलाना शुरू कर दें। एक वक्त में एक चीज की बात होती है। ठीक है, दूसरी बात है कि पैराग्राफ में ऑर्डर होता है। देयर इज ऑलवेज अ लॉजिकल ऑर्डर। चीजें जो है वो एक ऑर्डर में आती हैं। सो आप जब प्रेसी का पैराग्राफ देखते हैं तो आप उस पैराग्राफ को देखते हैं तो आपको पैराग्राफ चलता है, शुरू होता है, आप पढ़ना शुरू करते हैं। प्रॉब्लम वहां पे आती है जब बच्चा 1.5 घंटा लगाता है प्रेसी के पैराग्राफ को पेपर में पढ़ने के लिए और 1.5 घंटे के बाद भी बच्चे को समझ नहीं आता कि क्या बात की, या जो समझ आता है वो पैराग्राफ के बिल्कुल एंड में लिखा होता है। तो वो इंफॉर्मेशन जो पैराग्राफ के बिल्कुल एंड में लिखी होती है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट होती है इन मोस्ट ऑफ द पैराग्राफ्स। अगर तो पैराग्राफ इन्वर्टेड लिखा हो दैट्स अनदर थिंग, लेकिन मोस्ट ऑफ द पैराग्राफ्स में जो पैराग्राफ के बॉटम में इंफॉर्मेशन दी होती है वो एक्सप्लेनेशन ऑफ द एविडेंस होती है जो पैराग्राफ में दी होती है, सपोर्टिंग डिटेल की, वो लीस्ट इंपॉर्टेंट होती है। सो आपको कहीं नीचे जाके बॉटम पे आइडिया समझ आता है और वो मेन आइडिया नहीं होता।
पैराग्राफ राइटिंग में देयर इज ऑलवेज अ लॉजिकल ऑर्डर बिटवीन द फैक्ट्स दैट यू हैव स्टेटेड एंड देन देयर इज वैरायटी। वैरायटी मींस कि आपका जो पैराग्राफ है उसमें वेरिएशन होनी चाहिए। अगर लैंग्वेज मोनोटोनस हो जाए, एक जैसी हो जाए, तो लैंग्वेज बहुत बोरिंग हो जाती है। एंड ट्रस्ट यू मी कि जब आप पेपर चेक कर रहे होते हैं, आई एम माइसेल्फ एन एक्सटर्नल एग्जामिनर फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी, द मोस्ट इरिटेटिंग प्रॉब्लम दैट एन एग्जामिनर फेस is monotony in the language. There should be variation, there should be variety. You should give your reader some break. आप रीडर को ब्रेक देंगे तो वो कन्विंस होगा, अदरवाइज वो कन्विंस नहीं होगा। अब वैरायटी से क्या मुराद होती है कि आप मोनोटनी को अवॉइड करें। वैरायटी से मुराद ये होती है कि आप अपने पैराग्राफ की लेंथ को चेंज करें। वैरायटी से मुराद ये होती है कि आप अपने सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन को चेंज करें। तो अगर आज तक किसी टीचर ने आपको ये बताया है कि आप अपना पैराग्राफ शुरू करें तो दूसरे सेंटेंस में लिखें हाउएवर, या दूसरे सेंटेंस में लिखें मोरओवर, तीसरे में लिखें एडिशनली, चौथे में लिखें देयरफॉर और पांचवें में लिखें हेंस, तो आप ये ट्रांजिशनल 4-5 जो वर्ड्स हैं उन्हें लगा के अपनी तरफ से अपने पैराग्राफ को जोड़ सकते हैं। लेकिन असल में ऐसे नहीं जुड़ता, ना इतनी ज्यादा ट्रांजिशन होती है। बहुत ज्यादा भी लगी हो तो 3 से 4 एक लंबे पैराग्राफ के अंदर ट्रांजिशंस होती हैं। और दूसरी बात है कि सारे पैराग्राफ्स में एक जैसी ट्रांजिशंस नहीं होती। अब मैं आपको जो होमवर्क दूंगी, आप उसमें पैराग्राफ देखेंगे रसल की, मैंने उसमें से कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस में से एक पूरा का पूरा एक्सर्प्ट जो है वो सिलेक्ट किया है। आप उसको देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ट्रांजिशन बहुत कम होती है, ट्रांजिशनल वर्ड्स के थ्रू होती है, लेकिन इतनी फ्रीक्वेंट नहीं होती जितनी फ्रीक्वेंट स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। सो हम एक ही तरह के सारे पैराग्राफ्स नहीं बना सकते। चेंज करना सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन को बहुत जरूरी है, पैराग्राफ की लेंथ को चेंज करना बहुत जरूरी है, और मोनोटोनस नहीं होना चाहिए लैंग्वेज को। कुछ बच्चे बहुत अच्छा पेपर करते हैं, उनकी हर चीज ठीक होती है, लेकिन उनका पेपर कन्विंस नहीं करता। कन्विंस इसलिए नहीं करता कि उनके पैराग्राफ्स जो होते हैं वो एक ही तरह से लिखे होते हैं। पैराग्राफ एक आइडिया होता है और उस आइडिया को आप डिफरेंट सेंटेंसेस के थ्रू जस्टिफाई करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सारे के सारे पैराग्राफ्स जो हैं वो एक ही तरीके से लिखते हैं। अली यार जरा चेक करो कैमरा चल रहा है? अच्छा सॉरी, मुझे टेंशन हो गई थी, सॉरी। जब हम पैराग्राफ का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारे सामने 3 चीजें आती हैं। किसी भी राइटिंग की तरह हमारे पास स्टार्ट होता है, मिडिल होता है और एंडिंग होती है। जहां से पैराग्राफ शुरू होता है, जिस सेंटेंस से, उसे कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। ठीक है? किसी भी पैराग्राफ के अंदर एक की आइडिया होता है, की कॉन्सेप्ट होता है। आपने उस कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई करना होता है या प्रूव करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है उस पैराग्राफ के अंदर। जो आपका पहला सेंटेंस होता है वो ये की आइडिया जो होता है, की इंफॉर्मेशन जो होती है उसे कन्वे करता है, उसको कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। ये जो सेंटेंस होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है और ये पैराग्राफ के शुरू में लिखा जाता है। ये जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं पैराग्राफ का, ये हम बात करें स्टैंडर्ड राइटिंग की। हम जब लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो जो भी रूल हम फॉलो करते हैं वो मोस्ट ऑफ द राइटिंग के अंदर वैसे ही चलता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो मैं आपको पैराग्राफ की एक टाइप बताऊंगी जो कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट होता है, उसमें ऑर्डर चेंज हो जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड पैराग्राफ के अंदर टॉपिक सेंटेंस सबसे पहले आता है। फिर जब हमने एक मेन आइडिया दे दिया है तो आप और मैं बात कर रहे हैं। अब आप मुझे ये कहते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन जो है वो रैम्पेंट है। नाउ जस्ट बाय सेइंग दिस यू कांट कन्विंस मी। ये तो आपने कह दिया कि पाकिस्तान में लेट्स से जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर जो करप्शन की रेशियो है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। नाउ यू हैव टू गिव मी अ सपोर्टिंग डिटेल। वो डिटेल आप मुझे देंगे जिससे आप अपने टॉपिक सेंटेंस को जस्टिफाई करें, प्रूव करें, मुझे साबित करें कि ऐसा है। ठीक है? तो पैराग्राफ में एक आइडिया को आपने इतना थॉरोली हैंडल करना होता है कि आपका जो रीडर है वो कन्विंस हो जाए, उसको प्रूफ मिल जाए, उसको बात समझ आ जाए। उसको करने के लिए आपको सपोर्टिंग डिटेल चाहिए होती है, वो डिटेल जो आपके टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करती है। अब सपोर्टिंग डिटेल क्या
इलैबोरेट करती है या एक्सप्लेन करती है एक आइडिया को, ये आपको एविडेंस या एग्जाम्पल प्रोवाइड करती है। ये आपको उस एविडेंस और एग्जाम्पल को जो इसने प्रोवाइड की है उसे एक्सप्लेन करती है। ठीक है, आपकी सपोर्टिंग डिटेल क्या करती है कि आपने टॉपिक सेंटेंस दिया, मेन आइडिया दिया, अब आपके उस आइडिया को इलैबोरेट भी तो करना है, उस आइडिया को एक्सप्लेन भी तो करना है। कौन करेगा उसको एक्सप्लेन? तो आपकी जो सपोर्टिंग डिटेल होती है वो आपके मेन आइडिया को इलैबोरेट करती है या एक्सप्लेन करती है, और ये क्या करती है, आपके उस मेन आइडिया को जस्टिफाई करने के लिए आपको एविडेंस देती है, एग्जाम्पल देती है। तीसरा काम ये करती है कि जो एग्जाम्पल इसने आपको दी है उस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर देती है ताकि आपको बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाए। सपोर्टिंग डिटेल के बाद हमारे पास आता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस जो होता है ये हमेशा कंक्लूड नहीं कर रहा होता, इसलिए अगर आपने गलती से ये सोचा हुआ है या आपको किसी ने मिसगाइड किया है कि कंक्लूडिंग सेंटेंस का मतलब ये है कि आप हेंस या दस लगा के अपने पैराग्राफ को कंक्लूड कर दे, तो आपको अपने आइडियाज को रीविजिट करना पड़ेगा। आपने कंक्लूजन नहीं निकालना, ये वैसा कंक्लूजन नहीं है जैसा आप एस्से के पेपर में एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, इट इज नॉट द केस। आपने कंक्लूजन के अंदर जो आपने टॉपिक सेंटेंस अपने पैराग्राफ के शुरू में दिया था, आप उसको रीविजिट करते हैं। जब आप उसे रीविजिट करते हैं टॉपिक सेंटेंस को, इट्स मोर लाइक दैट यू आर कन्विंस्ड दैट यू हैव प्रूवन योर पॉइंट एंड नाउ यू हैव रीच्ड अ कंक्लूजन आफ्टर गिविंग एन एविडेंस कि भाई मैंने ये आपको मिसाल दी, आपको ये शहादत दी, आपको ये फैक्ट्स शेयर किए, उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं या पहुंची हूं कि ये जो मैंने बात की थी टॉपिक सेंटेंस में वो करेक्ट थी। ठीक है, उसके बाद आपके पैराग्राफ में ये भी होता है कि हमने कोई रिसर्च क्वेश्चन उठाया होता है, कोई अटेंशन कैचर किया होता है। रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है? आपने कहा बिल्कुल शुरू में आपने लिखा अपने पैराग्राफ के व्हाट इज अ नेशन, नाउ दैट इज अ क्वेश्चन। सो आपने वो क्वेश्चन पूछा, अब आगे आपने बात शुरू कर दी, यानी आपका अगला सेंटेंस आया, आपने कहा जी नेशन जो होता है इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट आर लिविंग अंडर एन ऑब्लिगेशन ऑफ लिविंग टुगेदर एंड इफ द टाइम कम्स डाइंग टुगेदर। ठीक है, परहैप्स आई थिंक ऑब्लिगेशन का वर्ड ठीक नहीं है, अगर हम इसको रीडिफाइन, लेट मी रीडिफाइन इट। नेशन इज अ बॉन्ड दैट यूनाइट्स people who are living in a certain geographical area in a way that they are willing to live together and if the time comes to die together। ठीक है, so अब हमने पहले लिखा what is a nation और फिर हमने nation को डिस्क्राइब किया, तो वो जो हमने सवाल उठाया था, क्वेश्चन जो उठाया था, उसका जवाब भी तो हो सकता है ना कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो कंक्लूडिंग सेंटेंस कहता है does the most intriguing question that has been raised throughout the course of history about the definition of nation can be thus answered। ठीक है, आपने उस सवाल को रिविजिट कर लिया। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कंक्लूडिंग सेंटेंस का, वो ये होता है कि आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस आपके नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ रिलेट कर रहा होता है। सो आप जब एक पूरा का पूरा एक रिटन पीस देखते हैं तो उसके अंदर काफी सारे पैराग्राफ्स होते हैं, तो पिछला पैराग्राफ अगले पैराग्राफ से रिलेट कर रहा होता है। तो ये आप रिलेशन कैसे डेवलप करते हैं? इस रिलेशन को डेवलप करने के लिए जो चीज आपको चाहिए वो है कंक्लूडिंग सेंटेंस, जो कि अक्सर कनेक्टर का काम भी करता है, इट कनेक्ट्स टू पैराग्राफ्स। ठीक है, अच्छा, अब ये है हमारे पास स्ट्रक्चर पैराग्राफ का। अब से जब आपने रीडिंग करनी है तो आपने किसी भी राइटिंग के अंदर, जैसे पहले आप सब्जेक्ट और वर्ब देख रहे थे, अब आपने किसी भी राइटिंग के अंदर आपने देखना है कि टॉपिक सेंटेंस कौन सा है, सपोर्टिंग डिटेल कौन सी है और कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या है। जब आप देखेंगे तो आपके अंदर ये स्किल्स डेवलप होंगी कि आप अपनी पैराग्राफ राइटिंग को इंप्रूव करें। अभी मैं आपको पास्ट पेपर्स में से एक पेपर लेके उसको पढ़ के भी आपको बताती हूँ कि किस तरह से पैराग्राफ के स्ट्रक्चर को लिखा गया। अच्छा, अब बाज़ बात हमारे पास ये होता है कि पैराग्राफ जो है बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि जो हमने पहली बात की थी वो थी लेंथ। पैराग्राफ की लेंथ क्या होनी चाहिए, विजुअली पैराग्राफ कैसा होना चाहिए। तो बाज़ बात ये होता है कि हमारा पैराग्राफ बहुत लंबा हो जाता है और जितना वो लंबा होता है उतना ही वो कॉम्प्लेक्स होता है।
ये जो छोटे छोटे पैराग्राफ में हम एक लंबे पैराग्राफ को बांटते हैं, इनसे पहले एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है और इनके बाद एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है, ठीक है। आपने इसको उस ट्रांजिशनल पैराग्राफ के साथ मिक्स नहीं करना जो कि बहुत सारे बच्चे अपनी राइटिंग में करते हैं। वो कहते हैं जी इन द प्रीवियस सेक्शन I have discussed the causes of climate change in Pakistan and in the next section I am going to discuss the effects of climate change in Pakistan. ऐसे वाला पैराग्राफ नहीं, this is more like वो cause को effect के साथ जोड़ने के लिए एक जुमला आपने लिखा हुआ है। Connecting paragraph जो होता है वो आपको ये कहेगा कि there are a number of causes, there are a number of causes behind the changing pattern of climate in subcontinent and it is pertinent to discuss them in a more let's say in the sequence of their importance और जो भी आपने कहना है। या आप कहते हैं कि it is more important to understand the geographical makeup of subcontinent before going into the detail of each and every cause। जैसे भी आपने कोई short paragraph बनाना है, but it should be more about what you are going to start, बजाय इसके कि आप उसको पीछे वाले के साथ रिलेट करें, आगे वाले पोर्शन के ऊपर फोकस करें कि आप आगे कौन सी बात करने वाले हैं और फिर उसको कंक्लूड कर दें। ये नोट लिखना बहुत जरूरी था क्योंकि जो आपके साथ अभी होमवर्क मैं आपको दूंगी रसल के कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस में से, उसके अंदर आप देखेंगे कि कनेक्ट करने के लिए वो जो पैराग्राफ को तोड़ा गया उस पूरे चंक को, उसमें आपको चाहिए एक शुरू के लिए एक शॉर्ट पैराग्राफ कह लें, एक जुमले का दो जुमले का एक शॉर्ट सा पैराग्राफ जो कि सेंस बना रहा हो कि आगे क्या शुरू हो रहा है। उसके बाद हमारे पास जब हम पैराग्राफ की बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ अ पैराग्राफ की, तो हमारे पास टॉपिक सेंटेंस आया, सपोर्टिंग सेंटेंस, डिटेल्स आई, हमारे पास कंक्लूडिंग सेंटेंस आया, लेकिन हमारा जो पैराग्राफ है उसको हमने लिखा क्यों है? पैराग्राफ, ये बात तो हमें समझ आ गई कि पैराग्राफ एक आइडिया देता है, हमारे पास कुछ नंबर ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जो उस आइडिया को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन पैराग्राफ असल में करता क्या है? क्या फंक्शन क्या है पैराग्राफ का? ठीक है, सो वी हैव फंक्शंस ऑफ अ पैराग्राफ। वो फंक्शंस क्या है? प्रेजेंट करता है आर्गुमेंट को, आप आर्गुमेंट प्रेजेंट करते हैं, ऑर्गेनाइज करता है फैक्ट्स को। पैराग्राफ कंपेयर एंड कंट्रास्ट का काम करता है। पैराग्राफ जो होता है वो किसी की कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है। पैराग्राफ किसी चीज के अंदर जो स्टेप्स होते हैं किसी प्रोसेस के अंदर, उन स्टेप्स को एक्सप्लेन करता है। पैराग्राफ जो होता है वो कोई एग्जांपल देता है, कोई केस स्टडी देता है, यानी एक लाइन की एग्जांपल नहीं बल्कि एक लंबी चौड़ी आप मिसाल देते हैं। आप बात करें एजुकेशन सिस्टम की और आप डिस्कस करते हैं कि फिनलैंड में कैसा सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, तो वो पूरी की पूरी आपकी केस स्टडी बनेगी। या फिर एक पैराग्राफ जो होता है वो एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स जो होती है उसको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, सो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम फंक्शंस ऑफ अ पैराग्राफ को देखें कि पैराग्राफ असल में करता क्या है। ठीक है, पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमारे पास सेंटेंस के अंदर वेरिएशन थी कि कभी सब्जेक्ट कहीं लगा हुआ था, शुरू में लगा हुआ था, कभी सब्जेक्ट बाद में लगा हुआ था, वेरिएशन पाई जाती है सेंटेंस के अंदर। वैसे ही पैराग्राफ के अंदर भी वेरिएशन होती है। पैराग्राफ की हमारे पास टाइप्स होती हैं। ये टाइप्स क्यों होती हैं? ये इसलिए होती है कि जब हम पैराग्राफ राइटिंग करते हैं तो हमारा पैराग्राफ राइटिंग का पर्पस क्या है, पर्पस को समझना बहुत जरूरी है। सो पर्पस ऑफ पैराग्राफ के साथ चेंज हो जाती है नेचर ऑफ राइटिंग। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप सब लोगों ने एप्लीकेशन लिखी होगी। अब जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो आप एप्लीकेशन में कैसे लिखते हैं पैराग्राफ? मतलब आप वैसे आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ लिखते हैं। आप कहते हैं जी क्योंकि मेरा ईएसआर बढ़ गया है इसलिए मैं एंटीबायोटिक्स जो मुझे यूज करने की जरूरत है, उससे पता चलता है कि मैं बीमार हो गया हूँ और मुझे ये डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया है, इसलिए आप इससे इनको बात को जहन में रखते हुए मुझे छुट्टियां दे दें। नो, द टोन इज डिफरेंट। यू आर रिक्वेस्टिंग समथिंग, यू आर आस्किंग फॉर परमिशन एंड यू आर नॉट गिविंग आर्गुमेंट। आप उसे पर्सनल ग्राउंड्स के ऊपर परसुएड कर रहे होते हैं अगले बंदे को। इमोशनली कह लें, आप उसको एक सबऑर्डिनेशन की सेंस में कह लें, किसी भी सेंस में उसके अंदर सबऑर्डिनेशन होती है। जब हम राइटिंग करते हैं तो राइटिंग किस लिए की जा रही है डिटरमिन करेगा कि हमारा पैराग्राफ कैसा होगा। सो पर्पस ऑफ पैराग्राफ में पहली चीज ये है कि हम पैराग्राफ लिख क्यों रहे हैं। सो जब आप पैराग्राफ राइटिंग करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन
आता है, फिर बॉडी आती है, फिर कंक्लूजन आता है। अगर आप किसी किताब का प्रेफेस पढ़ रहे हैं, इसको किताब की सेंस में देखें, तो प्रेफेस जो है वो किताब शुरू होने से पहले आता है, फर्स्ट चैप्टर से पहले। प्रेफेस जो होता है वो राइटर लिखता है। प्रेफेस को लिखने का एक अलग तरीका है। एक इंट्रोडक्शन होता है किताब का। के अजीज की किताब का इंट्रोडक्शन मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइजेस में दिया। लुक एट दैट इंट्रोडक्शन, लुक एट द लैंग्वेज। और जब आप किताब पढ़ना शुरू करते हैं तो वो फुल ऑफ फैक्ट्स है, फुल ऑफ एनालिसिस है। वो सेम चीज आपको इंट्रोडक्शन में नहीं मिलती, क्योंकि इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ लिखने का तरीका डिफरेंट होता है। तो किसी भी राइटिंग के अंदर पैराग्राफ जो होते हैं वो एक स्ट्रक्चरल ऑर्डर को भी फॉलो करते हैं, वो भी हमारे लिए देखना जरूरी होता है। जब हम टाइप्स ऑफ पैराग्राफ की बात करते हैं, ये पर्पस ऑफ पैराग्राफ डिटरमिन करता है कि पैराग्राफ कैसा होगा। लेकिन टाइप्स ऑफ पैराग्राफ में हमारे पास चार जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के, और जो आपको ज्यादातर लोग जो टाइप्स ऑफ पैराग्राफ बताते हैं वो यही होते हैं। एक है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो होता है वो किसी चीज को डिस्क्राइब करता है, और जब हम डिस्क्राइब करने की बात करते हैं तो वो हमारी 5 सेंसेस में आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लेकिन जब हम फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग करते हैं, हमने अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं किया, मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कराऊंगी, उसमें नाउन आता है। नाउन में हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, ये उन चीजों के बारे में है जो हमारे जहन में एग्जिस्ट करती है। जैसे डेमोक्रेसी, हमारे सामने लोग एग्जिस्ट करते हैं, डेमोक्रेसी नहीं करती। आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग है डेमोक्रेसी की। फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग इज ऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जैसे ह्यूमन राइट्स है, तो हमारे सामने जो एग्जिस्ट करता है वो ह्यूमन बीइंग है, ना कि ह्यूमन राइट्स, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, तो हमारी ये पूरी सोसाइटी, इवन द वर्ड सोसाइटी, सो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, इनकी हम बात करते हैं, ठीक है। देन वी हैव एक्सपोजिटरी और एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ। एक्सपोजिटरी और एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ जो होता है वो पैराग्राफ होता है जो किसी चीज को एक्सप्लेन करता है, किसी आइडिया को एक्सप्लेन करता है। इसके अलावा उस पैराग्राफ के अंदर इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, आपको किसी चीज की इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है, जैसे स्टेप बाय स्टेप गाइड होती है, वो हो सकता है। कोई प्रोसेस भी हो सकता है जिसकी बात की जा रही है। सो जैसे डेमोक्रेसी जो है वो एक प्रोसेस है। सो डेमोक्रेसी को एज अ प्रोसेस एक्सप्लेन करना कि अपने इलेक्टोरेट सिलेक्ट करने का प्रोसीजर क्या होता है, इलेक्शन क्या होते हैं, आपके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होते हैं, आपका मंशूर क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। आपको इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं, किसी चीज को डिफेंड कर रहे हैं, तो फिर हमारी पैराग्राफ की जो नेचर होती है, जब आप किसी चीज को डिफेंड करने लगते हैं तो वो चेंज हो जाती है, जिसे हम कहते हैं परसुएसिव। यानी आपके एक्सपोजिटरी पैराग्राफ में और आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ में फर्क ये है कि आपका जो एक्सपोजिटरी पैराग्राफ है वो डिफाइन करता है, इलैबोरेट करता है, ठीक है, कन्विंस नहीं कर रहा होता। कन्विंस करने से मुराद लॉजिकल रीजनिंग लेके आपको कन्विंस नहीं करता, बल्कि आपको किसी चीज को वन बाय वन करके समझाता है, ठीक है। सो परसुएसिव पैराग्राफ जो होता है वो पैराग्राफ होता है जो रीडर को कन्विंस करता है किसी फैक्ट या लॉजिक की रोशनी में कि जो बात की जा रही है वो ये है, ठीक है। सो परसुएसिव राइटिंग होती है, जो आपको ऐसे के अंदर पैराग्राफ चाहिए उसको परसुएसिव होना चाहिए, ताकि आपका जो रीडर है वो बाय द एंड ऑफ द पैराग्राफ कन्विंस हो जाए कि आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, एंड इट मेक्स सेंस। अब ये वाले जो टाइप्स है ना, ये जेनेरिक टाइप्स है कि आपको कहा है मैंने कि ये 4 तरह के पैराग्राफ्स है कि यूजुअली हम ऐसे देखते हैं। लेकिन अगर हम पैराग्राफ को थोड़ा सा डिटेल में करें तो हमारे पास इससे भी आगे जाके हम पैराग्राफ को डिफाइन कर सकते हैं कि पैराग्राफ के अंदर क्या क्या चल रहा है। हम पैराग्राफ राइटिंग की बात करते हैं तो जो हमारे पास, हमने पैराग्राफ का स्ट्रक्चर देखा, हमने पैराग्राफ के पर्पस की बात की, हमने देखा कि पैराग्राफ में एक आइडिया को डेवलप किया जाता है, हमने फंक्शंस ऑफ अ पैराग्राफ देखे। लेकिन एक चीज इस पे हमने भी बात करनी है, वो है कनेक्टिव वर्ड्स। किसी भी पैराग्राफ के अंदर हमें कनेक्टिव वर्ड्स चाहिए होते हैं। कनेक्टिव वर्ड्स क्या करते हैं? ये हेल्प आउट करते हैं रीडर को नेक्स्ट पॉइंट फाइंड आउट करने में। ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं। ये जो आपके कनेक्टिव वर्ड्स होते हैं, ये रीडर को इन अ सर्टेन वे थिंक या रिएक्ट करने के लिए प्रिपेयर करते हैं कि एक बंदे ने कैसे रिएक्ट करना है। जैसे आपका पैराग्राफ चल रहा है, आपसे एक बात कर दी गई, अब आपको कहा जाता है हाउ
आपने पढ़ा है, अब जो नेक्स्ट आ रहा है वो उसको चैलेंज कर रहा है, उसको काउंटर कर रहा है। तो हाउएवर का मतलब ये है कि अब वो एक्सेप्शन आने वाली है कि एक सिचुएशन ऐसे है तो उसका कंट्रास्ट जनरेट होगा, ठीक है। इसी तरह कनेक्टिव वर्ड्स जो होते हैं वो आपके ज़हन को प्रिपेयर करते हैं कि आपने कैसे रिएक्ट करना है। ये वो साइन पोस्ट होते हैं जो कि आपको किसी पैराग्राफ के अंदर प्रिपेयर करते हैं कि आप किस लेवल पे बैठे हैं, आपको स्ट्रक्चर समझ आ रहा होता है। तो कनेक्टिव वर्ड्स जो होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो तरह के होते हैं, एक होती है कंजंक्शन और दूसरी होती है ट्रांजिशंस, ठीक है। ट्रांजिशनल वर्ड्स का वर्ड जो या लिंकिंग वर्ड्स का वर्ड जो होता है, लिंकिंग वर्ड्स वो अक्सर यूज किया जाता है। कंजंक्शंस जो होती है ये हमने सेंटेंस टाइप्स में पढ़ी थी कि हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है, हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है, हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन होती है। सो उसके बाद कंजंक्शंस जो है हमें पता है कि कंजंक्शन जो होती है वो विद इन सेंटेंस काम करती है। तो एक सेंटेंस के अंदर हमने ट्रांजिशन शो करनी है तो हम बिकॉज लगा देते हैं, व्हेन लगा देते हैं, ठीक है। सो कंजंक्शंस लाती है, कनेक्ट करती है आइडियाज को, क्लॉजेस को, आइडियाज को, एंड देन वी हैव ट्रांजिशंस या ट्रांजिशनल वर्ड्स या लिंकिंग वर्ड्स। ये लिंकिंग वर्ड्स को आपने लिंकिंग वर्ब के साथ मिक्स नहीं करना। ये जो लिंकिंग वर्ड्स होते हैं ये सेंटेंसेस के दरमियान में भी आते हैं, बिटवीन सेंटेंसेस, तो ये सेंटेंसेस के दरमियान में भी आ जाते हैं। जैसे कि हमने कंपाउंड सेंटेंस के अंदर अगर हम सेमीकोलन लगा के हाउएवर का यूज करें तो ये आपके सेंटेंस के अंदर आ जाता है, ठीक है। इसी तरह ये क्लॉजेस के दरमियान आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह जो आपका सबसे कॉमन यूज है ट्रांजिशंस का वो होता है पैराग्राफ्स के अंदर। विद इन द पैराग्राफ आप सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आप लिंकिंग वर्ड्स जो होते हैं या कनेक्टिंग वर्ड्स जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अब हम जब लॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं पैराग्राफ के अंदर तो उसमें ये 5 चीजें हैं हमारे पास जिससे हमने ऑर्डर देना होता है, एक फ्रेमवर्क देना होता है। या तो पैराग्राफ के अंदर जो इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से मुराद है कि आपने टाइमलाइन को फॉलो करना है। तो टाइमलाइन क्या कहती है, क्या चल रहा है उस पैराग्राफ के अंदर, आप उसको एक ऐसे सीक्वेंस में प्लेस करते हैं जिसमें इवेंट्स अकर किए थे, ठीक है। तो जैसे आप हिस्ट्री की किताब पढ़ते हैं, आप वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको ग्रेजुअल बताया जाता है ग्रेजुअली कि कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हुई, तो इसमें टाइम फ्रेम रखा जाता है सामने। जब आप कोई लॉजिकल ऑर्डर फॉलो करें क्रोनोलॉजिकल पैराग्राफ के अंदर तो आप जो ट्रांजिशंस यूज करते हैं होती है फर्स्ट, आफ्टर दैट, बिफोर द वॉर, सेकंड, देन, ठीक है। ये देन है आपका THEN वाला। आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, लेकिन फर्ज करें कि आप कंपेयर करें दो चीजों को या एक कंट्रास्ट डेवलप कर रहे हैं। कंपेयर और कंट्रास्ट वाली सिचुएशन के अंदर अब आप बात कर रहे हैं जैसे 2018 की प्रेसी के अंदर वो क्लाइमेट पैटर्न्स की बात करता है और ट्रॉपिकल जो एरियाज है उनको कोल्ड क्लाइमेट के साथ कंपेयर करता है। सो जब आप किसी चीज को कंपेयर, दो चीजों को कंपेयर या कंट्रास्ट कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं कंपेयर विद, in a comparison, as expensive as, in comparison, on one side, on the other side, आप इस तरह के words use करते हैं। Then there is a logical division। आप किसी चीज को logically divide कर रहे होते हैं, जब आपने उसको एक properly divide किया है तो आप क्या करते हैं, first, second, third या firstly, secondly, thirdly, आप इस तरह से divide करते हैं। ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस के हिसाब से भी आप पैराग्राफ को डिवाइड करते हैं। ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस से मुराद ये होती है कि आप कॉजेज लिख रहे हैं तो आप सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे दूसरी कॉज, मोर ओवर, बिसाइड्स। जैसे जैसे आप कॉजेज जो है वो लिखते जाएंगे आप उसको ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस के हिसाब से चलाएंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है और आखिर में आप कहेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट। फिर हमारे पास आता है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट ये होता है कि आप किसी चीज का रीजन बता रहे होते हैं और उसके इफेक्ट के तौर पे एक चीज जनरेट हो रही होती है। इस तरह के पैराग्राफ के अंदर भी जब आप ट्रांजिशन देते हैं तो आप कहते हैं द फर्स्ट कॉज, द सेकंड कॉज, देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, thus, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो आप इस्तेमाल करते हैं। सो हमारे पास एक लॉजिकल ऑर्डर होता है पैराग्राफ में, उसके हिसाब से हम ट्रांजिशनल वर्ड्स को सिलेक्ट करते हैं। और अगर हम पर्पस को देखें और पर्पस के हिसाब से हमने ट्रांजिशनल वर्ड्स को सिलेक्ट करना हो तो ये हमारे पास पर्पस है पैराग्राफ के। इनके हिसाब से मैंने
से, ये आपको वर्कशीट के अंदर भी मिल जाएंगे ताकि आपको ज्यादा बेहतर तौर पे समझ आए। अगर हमारा पैराग्राफ लिखने का पर्पस आर्ग्यू करना है, तो आर्ग्यू करने में हम या तो किसी चीज की फेवर में आर्ग्यू करते हैं या किसी चीज के अगेंस्ट आर्ग्यू करते हैं। फेवर में या अगेंस्ट आर्ग्यू करते हुए हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बिकॉज, सिंस, हाउएवर इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने किसी चीज को क्लासिफाई किया हो, क्लासिफिकेशन की हो, तो हम कहते हैं दिस थिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू दिस एंड दैट। तो जब हम कहते हैं कैन बी डिवाइडेड, कैन बी कैटेगराइज्ड, कैन बी क्लासिफाइड, तो ये हमें पर्पस ऑफ द पैराग्राफ इससे इस तरह के वर्ड से समझ आ जाता है। जब हम कंपेयर और कंट्रास्ट की बात करते हैं तो फिर हमारे सामने आता है इस तरह के वर्ड, सिमिलरली, लाइक, इक्वली, आल्सो, येट। देयर इज अ वेरी गुड पैराग्राफ इन ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेवुड, जिसमें वो कहता है कि नेशनलिज्म जो है उसकी दोनों टाइप्स बताता है। एक सिविक नेशनलिज्म है और दूसरा हमारे पास है एथनिक नेशनलिज्म। तो वो सिविक नेशनलिज्म और एथनिक नेशनलिज्म को कंपेयर कर रहा है। आपकी वर्कशीट के अंदर ये पैराग्राफ दिया है। सो वो जो कंपैरिजन है वो वर्ड ऐसा लगाता है कि आपको समझ आ जाती है कि अब जो दूसरी चीज आ रही है वो कंपैरिजन में है या कंट्रास्ट में है। जब किसी चीज को डिफाइन कर रहे होते हैं तो लिखा जाता है फॉर इंस्टेंस, अनदर एग्जांपल, फाइनली, इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। डिस्क्राइब करते हुए, ये डिस्क्राइब करना वो डिस्क्राइब करना जिसमें आपकी 5 सेंसेस यूज हो रही हैं। आप एक पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं। जब आप पिक्चर पोर्ट्रे करते हैं तो आप कहते हैं इन द फोरग्राउंड, इन द बैकग्राउंड। आप किसी चीज की सिचुएट बता रहे हैं कहां करती है तो आप कहते हैं अक्रॉस द रोड, इन फ्रंट ऑफ दिस, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, बीनीथ, बिलो। आप इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। आपकी राइटिंग में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें यूजुअली इस तरह की डिस्क्रिप्शन नहीं होती है, लेकिन अगर आपको सवाल आ जाए जिसमें एक पिक्चर दी गई है और आपको पिक्चर को डिस्क्राइब करना है तो फिर ये वाले ट्रांजिशनल वर्ड्स आपको चाहिए होते हैं। एक्सप्लेन, अगर किसी पैराग्राफ का पर्पस हो एक्सप्लेन करना, तो उसमें आप लिखते हैं एट फर्स्ट, व्हाइल, एट द सेम टाइम, आफ्टर, नेक्स्ट। ये आपका तरीका है एक्सप्लेन करने का। जब किसी चीज को इलस्ट्रेट किया जा रहा होता है, उसको समझाया जा रहा होता है, उसको एक पिक्चर पोर्ट्रे की जा रही होती है, तो आप कहते हैं फॉर इंस्टेंस एन इलस्ट्रेशन ऑफ दिस, अनदर एग्जांपल। इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं आप यूज कर लेते हैं। इसी तरह एक ट्रांजिशनल वर्ड बड़ा कॉमन है, सच एज, फॉर इंस्टेंस और फॉर एग्जांपल एक ही चीज होते हैं, ठीक है। ट्रांजिशनल वर्ड्स जो होते हैं वो पैराग्राफ राइटिंग में बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि जब आप खुद पैराग्राफ राइटिंग करते हैं तो वो आपके रीडर को बताते हैं कि आपने अपने पैराग्राफ के अंदर आइडियाज को कैसे लेके चले और आइडियाज को कैसे डिवाइड किया है। कोई सीक्वेंस भी है, ऐसा कोई लॉजिकल ऑर्डर ही है आपके पैराग्राफ में या नहीं है, एक चीज ये समझ आती है। और जब आप किसी की राइटिंग को पढ़ते हैं तो आपको समझ आती है, पर्टिकुलरली फॉर योर प्रेसी राइटिंग, आप ऑर्डर देखते हैं तो आपको समझ आता है कि अच्छा ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये कंपेयर कंट्रास्ट का काम कर रहा है। ये वाला जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट वाला काम हो रहा है। जैसे 2018 की आप प्रेसी करें तो आपको नजर आएगा कि ये जो पैराग्राफ है ये कंपेयर कंट्रास्ट कर रहा है और जो इसका कंक्लूजन है वो फाइनल रिजल्ट है। इसी तरह से जब आप ये देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ जा रहे हैं, तो आपको पता होता है कि जो लीस्ट इंपॉर्टेंट जगह है, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ है, उसको आपने अपनी प्रेसी में लीस्ट स्पेस देनी है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग के लिए है वो है रीडिंग। आपके सामने कोई चीज आई है, आप उसे पढ़ें, आप उसको पैराग्राफ की फॉर्म में देखें, आप उसको पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस देखें, सपोर्टिंग डिटेल देखें, कंक्लूडिंग सेंटेंस देखें। फिर आप ये देखें कि पैराग्राफ के अंदर लॉजिकल ऑर्डर कौन सा है, वो क्रोनोलॉजिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट है, वो जनरल टू स्पेसिफिक है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट है, चल क्या रहा है उस पैराग्राफ के अंदर। और फिर उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करें जिनके थ्रू वो लॉजिकल पैटर्न जो है उसको जनरेट किया गया है। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो प्रेसी राइटिंग का है, और प्रेसी राइटिंग करने से पहले हम रीडिंग करेंगे एक पैराग्राफ को, विच इज 2017 का प्रेसी का जो पैराग्राफ आया था CSS में। उस पैराग्राफ को रीड करके देखेंगे कि उसके अंदर टॉपिक सेंटेंस कौन सा है, सपोर्टिंग डिटेल कौन सी है और कंक्लूडिंग सेंटेंस कौन सा है, ताकि हमें समझ आए कि पैराग्राफ लिखा कैसे है, और फिर हम ये आइडिया डेवलप कर सकें कि जब हमने इसको कट शॉर्ट करना है तो हमने किस चीज को निकालना है। ठीक है, आपके साथ असाइनमेंट शेयर कर दिए, असाइनमेंट्स के ऊपर काम करें।
और अपने पैराग्राफ्स जो हैं वो ढूंढें। जो आप कोई चीज को पढ़ रहे हैं उसमें से आपको कोई पैराग्राफ बहुत अच्छा लगता है तो उस पैराग्राफ को एज एन एग्जाम्पलरी पैराग्राफ निकालें और उसको अपने पास रखें कि इस तरह के पैराग्राफ को मैंने फॉलो करना है। रसल इज अ वेरी गुड राइटर, लेकिन रसल की जो पैराग्राफिंग है वो बहुत मुश्किल है। उसके कंपैरिजन में अगर आप विल ड्यूरेंट की किताब इस्तेमाल करें, लेट्स से फॉलन लीव्स, उसकी पैराग्राफिंग इज क्वाइट सिंपल। सो उसकी पैराग्राफिंग को यूज कर लें, अखबार के किसी पैराग्राफ को देख लें। लेकिन अखबार और किताब के पैराग्राफ में बुनियादी तौर पर फर्क ये होता है कि अखबार का पैराग्राफ बहुत शॉर्ट होता है और किताब का जो पैराग्राफ होता है वो अच्छे खासे अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल होता है। यूजुअली आम सी बात है 200 से 250 वर्ड्स का एक पैराग्राफ होता है किताब में, जबकि आपका जो अखबार होता है उसमें वो बिल्कुल कुछ 50 वर्ड्स का, हार्डली 50 वर्ड्स का, बल्कि उससे भी कम वर्ड्स का आपका पैराग्राफिंग चल रही होती है। तो विजुअली भी फर्क होता है और कॉन्सेप्चुअली भी फर्क होता है। लेकिन जब आपको कोई पैराग्राफ अच्छा लगे तो उसको एज एन एग्जाम्पल पैराग्राफ अपने नोट्स में रखें ताकि आप उसके ऑर्डर को फॉलो कर सकें। आई विल सी यू इन अनदर लेक्चर।